चलिए दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं अपने एपीवाई के इस एफएक्यूज़ को और बचे हुए सारे सवालों को। तो बचे हुए सवाल के अंदर जो पहला सवाल का एरिया आता है वो आता है टैक्सेशन एंड चार्जेस अंडर एपीवाई। क्या क्या टैक्सेशन की यहाँ पे स्कीम्स हैं और क्या क्या चार्जेस जो हैं वो एपीवाई स्कीम में आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। तो पहला सवाल है इसके अंदर, विल आई गेट एनी टैक्स बेनिफिट अंडर एपीवाई स्कीम। एपीवाई स्कीम अगर हम ऑप्ट करते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या उसका कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो ऑब्वियसली मिलेगा। आपने देखा कि एनपीएस में आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो उसको डिडक्शन की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और सेम उसी तरीके से जो फैसिलिटी आपको एनपीएस में मिलती है वही फैसिलिटी आपको एपीवाई में भी मिलती है। पर आप इसको ये सोचिए कि एपीवाई जो है बेसिकली वो थोड़े से लो इनकम वाले लोगों के लिए फैसिलिटेट किया गया है। अब जो लो इनकम वाले लोग होंगे वो इनकम टैक्स बेनिफिट की उनको नौबत ही नहीं आती होगी। बट स्टिल कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जो कि एनपीएस में भी है, एपीवाई के अंदर भी आ गया है और वो किसी न किसी तरीके से एलिजिबल है इस टैक्स बेनिफिट को लेने के लिए, तो उसको पूरी तरीके से टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। ये नोटिफाई किया जा चुका है। ठीक है, चलिए जी। तो टैक्स बेनिफिट एपीवाई का भी मिलता है एज ऑफ नाउ। आपको क्वेश्चन के एंगल से आपको ध्यान में रखना है ये वाली बात। अगला सवाल, व्हाट आर द फीस एंड चार्जेस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एपीवाई अकाउंट। एपीवाई अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं तो इसके रिलेटेड क्या क्या फीस और चार्जेस हैं, ये आप अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। ज़्यादा चार्जेस हैं नहीं, थोड़े बहुत ही हैं, बट आप उसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला, बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं। सबसे पहला है आपका सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है, क्या ये चार्जेस लेती है? हाँ जी, लेती है। पीआरए मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अगर आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है तो वो कितना लिया जाता है? तो कह रहे हैं क्या कि 15 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। एनुअल पीआरए मेंटेनेंस कॉस्ट पर अकाउंट, जो आपका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ लिया जाएगा? हाँ जी, लिया जाएगा। एनएसडीएल के द्वारा होगा तो 25 रुपीज़ होगा और कार्वी के द्वारा होगा तो 14 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। क्या ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्ज किया जाएगा? नहीं जी, ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। मतलब जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो उसके ऊपर कोई चार्ज लिया जाएगा, उस पर कोई चार्ज सीआरए नहीं लेगी। अब ये सारे जो चार्ज है वो कब लगाया जाएगा? ये चार्जेस आपसे कब कलेक्ट किए जाएंगे? जब आपके यूनिट्स कैंसिल होंगे, मतलब जिस दिन आप इसको या तो एग्जिट कर रहे होगा या आपका पेंशन एक्सरसाइज हो रहा होगा, उस दिन आपसे ये चार्ज जो होगा वो आपसे ले लिया जाएगा, आपके अकाउंट में से, आपके पैसों में से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। अगला बात आती है आपकी पीओपी, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस या फिर एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर। क्या ये लोग कुछ चार्जेस लेते हैं? तो अगर ये सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई चार्ज लेते हैं? नहीं जी, नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है क्या उसका कोई चार्ज लेते हैं? नहीं जी, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कोई अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए कोई चार्ज होगा? नहीं जी, कोई चार्जेस नहीं है। ट्रस्टी बैंक की बात करो तो ट्रस्टी बैंक कोई चार्ज लेता है? कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लेता। अब बात आती है कस्टोडियन, मतलब कि जो आपके इस फंड को मैनेज कर रहा है, फंड को रख रहा है, संभाल के रख रहा है, वो है कस्टोडियन। तो क्या कस्टोडियन के कुछ चार्जेस हैं? मतलब एसेट सर्विसिंग चार्जेस को कहते हैं कि जो आपका पैसा, जो आपका पेंशन एसेट है उसको वो अच्छे से यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा रहा है और आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो क्या वो कुछ चार्जेस लेगा? हाँ जी, वो चार्जेस लेगा। कितना चार्जेस लेगा? 0.0032%। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। 0.0032% जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा पर एनम फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट एंड फिजिकल सेगमेंट। चाहे कोई भी सेगमेंट हो, आपसे ये जो रेट है यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड इन नेट एसेट वैल्यू। अब जो ये चार्जेस है ये आपसे क्या अलग से काटा जाएगा? नहीं 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 नहीं, जो भी आपका पैसा होगा उसकी जो एनएवी होगी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि जो उसकी एक क्लोजिंग फिगर निकल के आएगी कि ये आपका पैसा था, इस पे उसने रिटर्न कमाया और इसको जोड़ा तो एक एनएवी निकल के आ गया। इसी में से वो अपना चार्जेस यहाँ पे काट लेगा और बताएगा कि आपका एनएवी जो है वो ये बचता है उसके चार्जेस को लेस करने के बाद, विच इज 0.0032% पर एनम। ठीक है सर। पेंशन फंड चार्जेस, पेंशन फंड के कुछ चार्जेस है क्या? तो भैया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जा रही है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी के नाम से भी आपसे चार्ज किया जाता है 0.102% पर एनम ऑफ एयूएम। सर ये क्या होता है? एयूएम इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एयूएम की फुल फॉर्म होती है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो जो भी आपके एसेट्स को मैनेज किया जा रहा है, जितना भी उसकी अमाउंट होगी, उस अमाउंट का इतना परसेंट पर एनम के हिसाब से, बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है बट है, जो भी है वो है, तो वो अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जाता है पेंशन फंड चार्जेस के नाम से। और ये भी पैसा जो है वो आपके एनएवी से एडजस्ट कर लिया जाएगा, आपको अलग से पैसा देना नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा आपसे काट लिया गया है, बट ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एनपीएस ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है जो आपकी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही है, आपकी ग्रीवेंसेस वगैरह की सुविधाएं दे रही है, आपको सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और आपके पैसों को सिक्योर और सेफ गार्ड कर रही है, क्या वो कोई एक्सपेंसेस लेती है, कोई चार्जेस लेती है? हाँ जी, ये भी लेती है 0.005% पर एनम ऑफ एयूएम। जो भी आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर इतना परसेंट पर एनम के हिसाब से लगा लो, जो भी पैसा बनेगा वो ये चार्ज करेंगे और वो भी पैसा कहाँ से चुरा लिया जाएगा? आपके एनएवी से लेस कर दिया जाएगा।
पीओपी और सीआरए का आपने देख लिया था कि भैया अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन जब होता है तो 50 रुपये चार्ज किया जाता है और ये लोग इक्वली आधा आधा दोनों लोग बांट लेते हैं। तो दीज आर दी चार्जेस, आपको ध्यान रहे तो अच्छा है। अदरवाइज आपने मोटे मोटे अगर इसको सुन भी लिया तो आपको ऑप्शंस के अंदर ये स्टेट चीज़ें दिखाई देंगी, ये परसेंटेज दिखाई देंगे, तो आप रिलेट करके सही आंसर यहाँ पे मार्क कर पाओगे। बात करें एग्जिट की। अब जब एग्जिट करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं यहाँ पे। व्हाट इज द विड्रॉल प्रोसीजर फ्रॉम एपीवाई? एपीवाई से विड्रॉल प्रोसीजर क्या है आपका? तो आपको पता है विड्रॉल प्रोसीजर क्या है कि भैया एक तो आप पैसे जमा करते रहो, कब तक जमा करते रहो? 60 साल तक। 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलेगा? जब तक कि सब्सक्राइबर की डेथ नहीं हो जाती। जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो गई, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो पैसा है, जो पेंशन है, वो मिलना शुरू हो जाएगा किसको? मिसेज एक्स को। मिसेज एक्स को ही मिलेगा कब तक? जब तक मिसेज एक्स की डेथ नहीं हो जाती। जब इसकी भी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो गई, तो ये जो पैसा होगा, जो भी पैसा आपका इकट्ठा था, वो पैसा प्लस उसके ऊपर जितना भी रिटर्न कमाया होगा, ये सारा पैसा एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो दे दिया जाएगा किसको? नॉमिनी को। तो दिस इज द विड्रॉल प्रोसीजर एपीवाई का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है, हमने पीछे ही बहुत बार पढ़ लिया, यहां भी हमने इसको देख लिया। Whether exit from APY scheme is permitted before 60 years of age? If yes, what are the benefits? क्या 60 साल से पहले आप APY के पैसे को निकाल सकते हो? हाँ जी, पैसा तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या होगा? मेंटेनेंस चार्जेस काट लिए जाएंगे। मतलब कि सब्सक्राइबर जो है वो पैसे जो रिफंड, जो कंट्रीब्यूशन उसका रिफंड ले सकती हैं, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह, जो भी इनकम कमाया गया होगा, वो भी उसको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसमें से काट लिया जाएगा क्या? अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है। और साथ ही में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था को कंट्रीब्यूशन का, जो कि गवर्नमेंट ने किया था कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, और उस पीरियड में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए 5 सालों के लिए। तो अगर ये कोई को कंट्रीब्यूशन के अंदर फॉल करता है, इस टाइप का कोई बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट का पैसा उसको नहीं मिलेगा। उसका खुद का पैसा प्लस उसके ऊपर का एक्रूड इनकम माइनस जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, जो बचेगा वो पैसा दे दिया जाएगा। ये को कंट्रीब्यूशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको पता है ये चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इसीलिए दिया गया था ताकि आपको प्रमोट किया जाए कि आप एपीवाई को ज्वाइन करें और कब तक बने रहें? पूरे के पूरे 60 साल तक। उसके बाद पेंशन की सुविधा उठाएं, ना कि बीच में छोड़ के आप भाग जाएं। तो अगर कोई भाग रहा है तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगला सवाल, व्हाट ऑप्शन विल गेट इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स? अगर 60 ईयर्स से पहले सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो क्या ऑप्शन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे भी आपने देखा था कि 2 ऑप्शन होता है। जो भी उसका स्पाउस है उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने स्पाउस के, मतलब सब्सक्राइबर के पीआरएन को, या फिर जो भी उसका एपीवाई का स्कीम था उसको कंटिन्यू कर सकता है। कंटिन्यू करने के लिए वो ऑनलाइन रजिस्टर करेगा, अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो, और उसके बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर कर रहा था वही कंट्रीब्यूशन ये स्पाउस करता रहेगा। कब तक? जब तक इस सब्सक्राइबर के 60 साल पूरे नहीं हो जाते। स्पाउस के 60 साल नहीं देखने आपको, सब्सक्राइबर जब तक उसके 60 साल पूरे होते उतने पीरियड तक ये जो स्पाउस है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद पेंशन की फैसिलिटी इसको मिलती रहेगी। इसके मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद जो इसका नॉमिनी होगा उसको मिल जाया करेगी। अगर स्पाउस का अपना खुद का भी एपीवाई के स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन है तो वो चालू रहेगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में स्पाउस के पास 2 एपीवाई की स्कीम हो सकती है उसके पीआरएन के ऊपर, एक खुद का और एक उसके स्पाउस का जिसकी की डेथ हो गई है। दोनों की फैसिलिटी उसको मिला करेगी। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि भैया बात ही खत्म, सारा पैसा विड्रॉ करो और जयराम जी की। तो सारा पैसा अगर विड्रॉ करना चाहे अलॉन्ग विद जो भी एक्रूड इनकम होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो सारा पैसा वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कंटिन्यू नहीं करना हो तो। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर एपीवाई स्कीम अपॉन एग्जिट ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स? 60 ईयर्स अगर आप अटेन कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो दिस इज द क्रक्स ऑफ एपीवाई। दिस इज द क्रक्स ऑफ एपीवाई। पहला कि आपको गारंटेड मिनिमम पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा जब तक आप जीवित रहोगे, जैसा भी स्कीम रहा हो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वाला। कब तक? जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। आपकी डेथ होने के बाद आपके स्पाउस को मिलेगा कब तक? जब तक उस स्पाउस की डेथ नहीं हो जाती। और दोनों की डेथ होने के बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा पेंशन वेल्थ जो होगा वो मिल जाएगा किसको? नॉमिनी को, जब दोनों की डेथ हो जाएगी। चलिए सर, तो ये बेनिफिट है, यही तो खासियत है जो कि 3 प्रकार की यूनिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो किसी भी पेंशन प्लान के अंदर नहीं है। अगला, एनपीएस, स्वलंबन एंड एपीवाई, इन दोनों से वो अगर मर्ज करके कुछ सवाल की बात करें तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या है, जब तक एपीवाई नहीं आया था तो उससे पहले एक एनपीएस स्वलंबन टाइप की स्कीम चलती थी। इसको भी कई सारे लोगों ने ऑप्ट किया था। तो अब अगर इस टाइप के लोग अगर आना चाहें, अगर वो एपीवाई के अंदर माइग्रेट होना चाहे तो क्या है वो पॉसिबल है? हाँ जी। अगर इस स्कीम के अंदर कोई बंदा था और उसको अब एपीवाई में अगर आप शिफ्ट होना है, माइग्रेट करना है अपने पैसों को, तो वो पूरे फंड को भी माइग्रेट कर सकता है और एपीवाई को ज्वाइन कर सकता है। पहला सवाल। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम एनपीएस लाइट या स्वलंबन स्कीम टू एपीवाई? क्या प्रोसेस है? कुछ दिक्कत नहीं भैया, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है। किसके पास सबमिट करोगे आप? अपने पीओपी के पास सबमिट कर दो।
अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। साथ ही में अपना जो पीआरएन अकाउंट है, पीआरएन कार्ड होगा, वो भी आपको सबमिट कर देना है किसके पास, एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो भी आपके नियरेस्ट में है। बात खत्म हो जाएगी। उसके वजह से आपने वो सबमिट किया, सब्सक्राइबर जो होगा उसके रजिस्ट्रेशन को मैप कर दिया जाएगा उसके बैंक के साथ, और जो पीआरएन का अमाउंट होगा, जो भी बैलेंस होगा आपका पहले वाला, मतलब ये एनपीएस लाइट वाला, वो शिफ्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, एपीवाई में। स्कीम कौन सी होगी, T1 बेसिस का, मतलब ट्रांजैक्शन प्लस 1 दिन लगाया जाएगा और वो सारा पैसा जो होगा वो आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा एपीवाई के अंदर। तो बहुत ही सिंपल काम है। कोई भी काम होता है तो ऐसे ही होता है, आप फॉर्म फिल करते हो, उसको सबमिट करते हो अपने नियरेस्ट जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उसके पास, आपके बैंक को वहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा, पुराना पैसा आपके नए वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला सवाल, What will happen to the contribution already accumulated under NPS Lite Swalambhan scheme after migration to APY? तो आपको पता ही है कि भैया जो आपका पैसा है, एक्यूमुलेटेड फंड है, वो आपका पड़ा हुआ है आपके पास। इन एनी केस एक प्रान था, इस प्रान के अंदर आपका एक एनपीएस लाइट चल रहा था, वो भी पैसा इसी के अंदर था। अब आपका एपीवाई चल रहा है, वो भी पैसा इसी के अंदर है। तो ओवरऑल जो आपका पैसा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, पीआरएन के अंदर रखा हुआ है। अब अगर एपीवाई के अंदर कोई भी आपने स्कीम ऑप्ट की थी और आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है एपीवाई का जो अभी आपका पेंशन प्लान था उसके साथ साथ आपको एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलेंगे, मतलब कुछ और इनहैंस्ड पेंशन बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस फंड जो कि आपका मर्ज हो गया इसके अंदर, नंबर 1। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप इस पैसे को सेपरेटली विड्रॉ भी कर सकते हो और आपका एपीवाई जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। मतलब जो आपका पैसा है वो कहीं जा नहीं रहा, आप चाहो तो उसको विड्रॉ कर लो, अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको मर्ज करना है एपीवाई के अंदर तो एपीवाई के अंदर आप उसको मर्ज कर सकते हो। एपीवाई के अंदर ही आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे उस फंड की भी जो फंड आपने वहां पे कंट्रीब्यूट किया, जो कि आप एनपीएस लाइट से लेकर आए। वेदर एनपीएस लाइट स्वलंबन इस सब्सक्राइबर कैन एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, बिल्कुल जी आप एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो भी पैसा होगा, लमसम पैसा, आप उसमें अंदर से विड्रॉ कर सकते हो और आप इजीली वहां से एग्जिट कर सकते हो, कोई वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, क्या ये एपीवाई जो है ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है? आज के टाइम पे कौन नहीं है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो? तो फेसबुक पे भी अवेलेबल है, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, एपीवाई की पाठशाला ऑन यूट्यूब ये भी है, जहाँ पे आपको एपीवाई की सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी ओवर द यूट्यूब। तो ये भी एक मीडिया है। और अगला है ट्विटर। इन सारी जगहों पे आपका जो एपीवाई है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑल द क्वेश्चन नहीं बनता, बट ठीक है, इन्होंने एफएक्यू में रखा था तो हमने इसको एक बार गो थ्रू कर लिया। नाउ 2 मिसलेनियस सवाल बचते हैं इसके अंदर, उसके बाद हमारा ये रैप अप हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इज देयर एनी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएफआरडीए रिगार्डिंग स्टॉपेज ऑफ ऑटो डेबिट फॉर एपीवाई कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक? तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे क्या गवर्नमेंट ने या पीएफआरडी ने कोई भी स्टेप्स लिए थे ऑटो डेबिट को बंद करने के लिए? तो ये आज के टाइम पे ऑल्दो जो ये सवाल ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल ठीक है, एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और मे भी कुछ पता नहीं है, कुछ अगर क्वेश्चन इससे बन के आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, ऐसा किया गया था, जो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है उसको स्टॉप कर दिया गया था 30 जून 2020 तक, ठीक है। और साथ ही में ये कहा गया कि भैया ये जो पैसे आपके स्टॉप किए गए, जो आपका डेबिट स्टॉप किया है, इसको अगर जो सब्सक्राइबर है वो रेगुलराइज करा लेगा कब, 30 सितंबर 2020 तक, तो कोई भी प्रकार का पैनल इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। मतलब नंबर 1 कि आपका जो ऑटो डेबिट है उसको स्टॉप कर दिया गया 30 जून तक। उसके बाद कहा गया कि भैया उसके बाद आप भरना शुरू करो, कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, और जो भी आपका पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसको भी आपको रेगुलराइज करा लेना है, वो सारा पैसा भी आपको कंट्रीब्यूट कर देना। अगर आप ऐसा कर देते हो 30 सितंबर 2022 से पहले तक, तो किसी भी प्रकार का जो ओवरड्यू इंटरेस्ट हमने पीछे देखा था उस टाइप का कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। तो दिस इज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कह सकते हो पीएफआरडीए। नाउ फॉर हाउ मेनी ईयर्स द गवर्नमेंट विल को कंट्रीब्यूट? तो आपने को कंट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था। को कंट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आपका पैसा है वो अगर आप एक पीरियड में 1 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में अगर आपने ज्वाइन किया हो, तो गवर्नमेंट ने आपको आश्वासन दिया था कि भैया 5 साल तक हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? उन्होंने कहा कि हम 50%, जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उसका 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1000 रुपीज पर एनम हम कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। कब तक करेंगे? 5 साल तक करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी नहीं थी, पीछे जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने 2 कंडीशन वहाँ पे ऑल्दो लिखी हुई थी, बट हम उसको रीड आउट करना भूल गए थे, या आपको मैं बताना भूल गया था। उसके 2 कंडीशन और भी है। नंबर 1 कि आप किसी भी सोशल स्टैच्यूटरी सिक्योरिटी स्कीम से, स्टैच्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से कवर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई वृद्ध आपको पेंशन या किसी और टाइप का बेनिफिट वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होगा, तभी ये को कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है और वहां पे वो गवर्नमेंट से को कंट्रीब्यूशन की उम्मीद रख रहा हो। तो को कंट्रीब्यूशन किन के लिए है? गरीबों के लिए है, और उसको ऐसे गरीब के लिए जो कि किसी और स्कीम के अंदर कवर ना हो रहा हो, किसी और टाइप की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट से ना ले रहा हो। तो ये कंडीशन हम ऑल्दो पीछे पढ़ चुके हैं।
ईजी है, आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर आपके सवाल आराम से बन सकते हैं। यूनिक चीज़ है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए की गई थी, बट आगे भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एपीवाई। आई होप आपको सारी बातें एपीवाई के अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बात करेंगे बचे हुए 2 टॉपिक के, इसके बाद आपका पेंशन सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद में आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। अगर आपको लगता है कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को मॉडिफाइड करके आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सके। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।